गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? हम लोग लेवल 1 तो डिस्कस कर चुके थे, असाइनमेंट लेवल 1 हो गया था, 2 कर रहे थे। 2 में अगर कोई डाउट है तो फटाफट बोलो। मुझे लगता है कि इस क्लास को आप लोग नॉर्मल क्लास जैसा ले रहे हैं, दिस इज बैड। ये क्लास एक अपॉर्चुनिटी है, आप इंटरेक्ट करो, लेकिन आप लोग को कर नहीं रहे हो। 18 का आंसर मैच नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 18। चलो मैं देखता हूँ 18th क्वेश्चन। बाकी लोगों का बताओ भाई, फटाफट बोलो। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर नहीं मैच कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखो, दिस इज 18th क्वेश्चन, राइट? पढ़िए। द डिटर्मिनेंट ए बी ए अल्फा प्लस बी सी बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 इज इक्वल टू 0 इफ। तो अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेते हो तो एक तो क्लियर दिख रहा है इसमें, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन रादर, या रो ऑपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस अल्फा टाइम्स R1 माइनस R2, so what do we get by this transformation? ये जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा, दिस डेल्टा विल बिकम इक्वल टू, क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या होंगे? ए बी एन ए अल्फा प्लस बी, ऐसे रहने दो। ये बी सी बी अल्फा प्लस सी, हेयर ए अल्फा प्लस बी सब्ट्रैक्ट होगी, दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 0, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ए टाइम्स दिस माइनस अल्फा टाइम्स दिस, तो अल्फा टाइम्स ए अल्फा प्लस बी एंड माइनस बी अल्फा प्लस सी। अब इसका एक्सपांसन करो तो क्या आएगा? ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा ये पूरा, तो आएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस सी, रादर माइनस सी, इक्वल टू 0। तो यहां से एक बात तो क्लियर दिख रही है, क्या आंसर क्या दिया हुआ? आइदर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और दूसरा आएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ आप बोलो।
ABCR इन GP, ये तो दिख रहा है। अब एक्सप्लेन करो बेटा क्या है। रीत अनम्यूट करो और बोलो। सर बी और सी दोनों नहीं आने चाहिए आंसर। सी क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू AC से ये तो क्लियर हो गया कि ABCR इन GP। फिर बोल रहे हैं कि ये कैसे सही हुआ तुम्हारा? अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। रीत बोलो बेटा। यहां तक ये वाला स्टेप तक तो क्लियर है ना? यही तो आपका भी आया होगा। ये आया, ये आया, ये आया, यहां तक ठीक है। इसके बाद ये एक्सप्रेशन क्या है? ब्रैकेट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या आएगी? माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस माइनस सी। तो ए अल्फा स्क्वायर नेगेटिव माइनस ट्वाइस बी अल्फा माइनस सी 0 है। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी, मतलब है अल्फा इज, यहां से आपको मिलेगा जरूर कुछ, लेकिन क्या मिलेगा वो कि अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। और यहां पर दिया था अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, तो 2 नहीं है यहां पर ना, प्लस bx लिखा हुआ है, तो इसलिए सी नहीं सही होगा। इज दैट क्लियर? और बोलो। कहां तक कर लिया? अब एक एक से पूछ। सर एक बार हाँ बोलो बोलो। सर एक बार 46 और 48 क्वेश्चन बता दो। ये लेवल 2 का? यस सर। लेवल 2 का चलो मैं एक बार सभी से पूछते हुए चलता हूँ। लेवल 2 में हम लोग पिछली क्लास में कब तक, कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? 10 तक, 11 तक? 10 तक। तो भाई 10 से लेकर के 20 तक कोई डाउट है किसी को? 10 से 20। आरव तुमने कहाँ तक किया? आरव अनम्यूट करो। यस सर। कहाँ तक किया तुमने? सर मैंने सर 50 तक करे हैं, मतलब सर 50 तक कर लिया। तो 50 तक में जो जो क्वेश्चन में डाउट है बोलो। सर एक 46, अच्छा ठीक है। 48 और सर एक मेरे को सर वैसे अभी मैंने ट्राई नहीं किया है सर, एक बार 54 में भी सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मैं चलो सर उसको ट्राई कर लूंगा पहले। नहीं नहीं अभी ट्राई नहीं, अभी एक बार यही डिस्कस होगा। पहले ये बताओ कौन कौन से क्वेश्चन बोला तुमने? 46 और 48। 46 48 और बस सर। 46 48। फर्स्ट 30 में किसी को डाउट है बेटा? आरव का हो गया। अंकुश? यस सर। हाँ बोलो, तुमने कहाँ तक किया? यहीं तक किया मैंने भी, लगभग सारे हो गए मोस्टली। कोई डाउट नहीं है किसी क्वेश्चन में? अभी तो नहीं है सर जितने। अच्छा जी। और लेवल 3 स्टार्ट किया कि नहीं? अभी अभी नहीं किया? लेवल 3 नहीं किया सर अभी। अर्शिता बोलो बेटा। सर 30 तक हुए हैं अभी। 30 तक में कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नो सर। क्या यार तुम लोग मतलब बहुत स्मार्ट बच्चे हो, मतलब डाउट ही कोई नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा डाउट नहीं थे तो और आगे करना चाहिए था। दिया? यस सर। बोलो कहाँ सर तक की? 46 और 43 में। 46 और 3। 43। चलो 46 एंड 43। ओके। विशाल? यस सर।
कहाँ तक किया तुमने? सर 35 तक। डाउट बोलो। सर 27 को। 27 डाउट है, बस केवल 27? यस सर। चलो भाई, एक तरफ से अभी मैं 27 से स्टार्ट करके देख रहा हूँ। 27th क्वेश्चन क्या दिया? A skew symmetric matrix of order n, then the maximum number of non-zero element. Skew symmetric कैसा होता है बेटा? Skew symmetric में जो diagonal entry सारी जीरो होती है, और अगर नॉन डायगोनल, अगर 1 2, अगर यहाँ पर A12 है तो यहाँ पर -A12 होता है। अगर यहाँ A13 है तो यहाँ -A13 होता है। ठीक है, मतलब कि ijth और jith एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। इसका ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको इंटरप्रेट करो तो क्या हो सकता है? अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होने ही पड़ेंगे। ये मान लो इसका ऑर्डर n/n है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? अंकुश नहीं, विशाल। सर एन स्क्वायर। हाँ, एन स्क्वायर सर। n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, और डायगोनल वाले तो सारे जीरो ही हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे? और जल्दी बोलो भाई। सॉरी सर, ये नहीं पता। ये नहीं पता? ओ, ये ऑर्डर क्या है? सर 3/3। डायगोनल पे कितने एलिमेंट है? सर 3। तो इसमें डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे? सर एन। तो ये कैसे बोल दिया नहीं पता यार? अरे डायगोनल, हर एक रो में डायगोनल पर एक एक डायगोनल एलिमेंट होता है। हर रो में एक डायगोनल एलिमेंट होता है। तो जितनी रो होंगे, जितने कॉलम होंगे, उतने डायगोनल एलिमेंट होंगे, n। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे नॉन जीरो हो सकते हैं कि नहीं? डायगोनल एलिमेंट को तो जीरो ही होना पड़ेगा, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो हो सकते हैं ना? नॉन डायगोनल एलिमेंट का जीरो होना कंपलसरी है क्या स्क्यू सिमेट्रिक में? जब डाउट पूछा है तो मैं जो बात कर रहा हूं, टॉक टू मी, अनम्यूट करके मेरे से बात करो। हाँ बोल। यस सर। मैं बोल रहा हूं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना कोई कंपल्सन है क्या? यहां जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है, बट क्या अगर नॉन जीरो हो सकता है कि नहीं? यहां पर ये एलिमेंट नॉन जीरो हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। Aij कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो फॉर ऑल I एंड j, ऐसा हो सकता है कि नहीं? इफ I इज नॉट इक्वल टू j, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे नॉन जीरो हो सकते हैं। तो मैक्सिमम, हालांकि वहां जीरो भी हो सकता है, लेकिन बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, मैक्सिमम कितने नॉन जीरो एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है। तो इससे हमारे को क्या मिलेगा? कितने नॉन जीरो एलिमेंट होंगे? तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, मैक्सिमम नॉन जीरो एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट क्या होंगे? बोलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितने होंगे? एन स्क्वायर माइनस एन सर। एन स्क्वायर माइनस एन, तो हो गया, यही तो पूछना था। n इंटू एन माइनस वन, तो ये तुम्हारा बी आंसर, सी आंसर सही हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया कि नहीं? यस सर। और बोलो भाई, 43rd क्वेश्चन देखिए। 43rd क्वेश्चन जो है
ये देखो आप 43rd क्वेश्चन, ये है, ये तो क्लास में कराया हुआ 42nd था। 43rd क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, ए बी सी रियल नंबर्स है, जीरो नहीं है, एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू जेड हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, उसको देख करके अगर आप डर जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो एक्चुअली ये सेट ऑफ इक्वेशंस को लिखूं मैं, तो पहला इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, सिर्फ इतने को देखो, तो ये क्या है, x को लेफ्ट में लाओ, तो ये आएगा a माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन है। या आई एम टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 असाइनमेंट लेवल 2, है ना। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा वाला, ये वाला, ये y को इधर ले आओ, तो b माइनस एक्स वाई, बी माइनस वन इंटू एक्स, ना सॉरी एक सेकेंड, बी एक्स से स्टार्ट करो पहले, y वाला टर्म तो सेकेंड में आएगा ना, तो बी एक्स प्लस बी माइनस वन इंटू वाई प्लस बी जेड इक्वल टू जीरो। तीसरा इक्वेशन जो है, तीसरा, इसमें जेड को लेफ्ट में लाओ, तो सी एक्स प्लस सी वाई प्लस सी माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो। ये तीनों इक्वेशन, ये डाउट किसका था बेटा, ये डाउट किसका था? सर मेरा था। तो इसमें बेटा ऐसे इसको देखा था, ये इट इज अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। यस सर। होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है उसका कैसे पता चला ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है? सर मतलब मैंने इक्वेशन देखी थी और वो समझ नहीं आई थी अभी आगे। नहीं अभी आ गई, ये तो मैं बिल्कुल से मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने बोला कि हाउ डू आई से दैट इट इज अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन? कोई होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम फॉर्म कर रहा है, ये कैसे पता चलता है? व्हाट आर होमोजीनियस इक्वेशंस? हम्म, पहले तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप सभी लोग वीडियो ऑन करके रखोगे। दूसरी बात कि इस क्लास के अंदर में आप जो अपना डाउट डिस्कस कर रहा होगा वो अनम्यूट करके रखेगा, माइक्रोफोन अपना ऑन करके रखेगा। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो मैंने ये बोला था कि आप हमेशा कम से कम इंटरेक्शन, ये वाली जो क्लास होती है डिस्कशन क्लास, उसमें ऐसे जगह पर बैठ के इंटरेक्ट करो जहां पर बिल्कुल पीसफुल हो। अगर आप इस बात को नहीं फॉलो करोगे तो मैं इस क्लास से निकाल दूंगा, मैं डिस्कशन क्लास से हर उस बच्चे को निकाल दूंगा जो इस क्लास को उस तरीके से नहीं फॉलो करेगा जिस तरीके से फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। अब चलो तुम बात करो, पूरी बात, टॉक टू मी, अनम्यूट करो और बात करो। जो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नहीं आएगा मुझे पता चलेगा नहीं आ रहा है, तभी आपको हेल्प कर पाऊंगा मैं। हाँ अब बोलो। यस सर। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? अगर आपसे बोला जाए होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है तो क्या क्या बोलोगे आप? तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन ऑन क्यों नहीं हो रहा है? जितेंद्र, जितेंद्र जी, बेटा मैंने तो अपनी तरफ से आपको ऑन करने का परमिशन दिया हुआ। यू आर अलाउड टू अनम्यूट योर सेल्फ, ईच वन ऑफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ।
होमोजीनियस इक्वेशन, चलो मैं बता देता हूँ फिर क्या कर सकते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें RHS जीरो है, और होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, तो पता है क्वेश्चन में बोला गया दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। होमोजीनियस इक्वेशन में दो ही केस होता है, एक केस होता है जब डेल्टा नॉन जीरो है, डेल्टा नॉन जीरो है तो सुपर ऑब्वियस सोल्यूशन हो जाता है 0 0 0, है ना, तो ट्रिवियल सोल्यूशन, और ये यूनिक होता है ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर डेल्टा जीरो है, अगर डेल्टा जीरो है तो उस केस में सिस्टम क्या होता है, इन्फिनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोला गया कि दिस इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो डेल्टा जीरो में, डेल्टा नॉन जीरो में तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और यूनिक होगा एक ही। और इसका मतलब हमारा केस क्या है, डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो अब आप डेल्टा जीरो कर दो, यू गेट द आंसर। करो डेल्टा जीरो करो तो क्या आएगा, डेल्टा क्या है यहाँ पर, डेल्टा आएगा तुम्हारा a माइनस वन, ए बी, बी माइनस वन बी, सी माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब कर जाएंगे इसके बाद, चलो ठीक है, इसको अब कर लेना। इसके बाद 43rd के बाद में अगला जो डाउट था वो था 46 और 48। सर एक बार 37। कौन सा 37? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो बेटा 37 देखो, यही है ना। रीत, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ था बेटा। सर इसका आंसर -2 आ रहा अच्छा एक सेकेंड, शायद तुम सही बोल रहे हो। एनीवे एफ एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लेके इधर लाएंगे तो एफ एक्स बाई एक्स, तो अगर आप बोल रहे हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा बेसिकली लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो। अगर यहाँ से x निकाल करके और इधर डिवाइड कर दो, या एफ एक्स बाई एक्स करेंगे तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड कॉलम में x को डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास आया डिटर्मिनांट, ये cos x एज इट इज रहेगा, ट्वाइस tan x रहेगा, और यहाँ पर tan x रहेगा। है सर, sin x है। अच्छा साइन है, मैं tan कैसे देख रहा था, साइन है। और मिडिल वाली रो क्या हो जाएगी अब, मिडिल वाली रो में आएगा 1x and 1, and here it is 1 2x and 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है एक तरह से बोलो। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एक ऑपरेशन कर दो, c2 रिप्लेस बाई c2 माइनस c3 रिप्लेस बाई c3 माइनस c2। अगर ये करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर 1x 1 ही रहने दो, और यहाँ पर एज इट इज cos x एंड 2 sin x एंड tan x रहने दो। और अब आप लिमिट x गोइंग टू जीरो देख रहे हो इसमें, तो ऑब्वियस ही बात है कि दिस एक्सप्रेशन विल बिकम x टाइम्स cos x माइनस tan x, राइट। तो लिमिट x गोइंग टू जीरो माइनस x मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस tan x। वन एक्स वन था, 0x 1 था, ठीक है जी, एक्सटेंडिंग टू जीरो ही था ना।
रीत, यस सर। इसके बाद क्या किया था तुमने? सर मैंने ऐसे नहीं किया क्या किया था तुमने? सर, मैंने एक्सपैंड कर दिया था। तो एक तो एक्सपैंड क्यों किया भाई, ये बताओ मुझे। एक्सपैंड करने का तो कोई सेंस नहीं, इसका आंसर तो 0 आ रहा है। चलो अभी एक्सपैंड करके भी वही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपैंड करके कुछ और आएगा। अभी ध्यान से देखो, सबसे पहली बात है कि तुम्हें एफ एक्स अपॉन एक्स चाहिए था ना। तो जब तुम्हें दिख रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां से एक्स बाहर निकल गया, एक्स टाइम्स ये दिख रहा है कोसाइन ऑफ एक्स एंड 2 साइन एक्स एंड tan एक्स, यहाँ पर 1x एंड 1, और यहाँ पर 1 2x 1, अगर मान लो ये दिख रहा है तो एफ एक्स अपॉन एक्स किया तो ये तो गया। तो एफ एक्स अपॉन एक्स में मतलब यही क्वांटिटी आ रही थी, इसी का तो लिमिट निकालना है एक्स अप्रोचेस 0 पर। तो अगर आप एक्स, इनफैक्ट ये एक्सपांड करना भी जरूरी नहीं है, एक्स अप्रोचेस 0 पर अगर लिमिट निकाली ना तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे। इसको हटाओ, स्ट्रेट अवे एक्स 0 कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0 1 0, ये आ गया। और अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो ट्रायंगुलर भी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाएगी। अब तुम एक्सपैंड करके कैसे तुम्हारा आंसर कुछ और आ गया, ये मुझे नहीं समझ में आया। एक बार अपना जो एक्सप्रेशन है एक्सपैंड किया तो सीधे एक्सपैंड किया होगा तुमने, तो एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र, तो तुम्हारा क्या आएगा, मैं कर रहा हूं देखो, माइनस एक्स स्क्र कॉस एक्स, और फिर माइनस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 2x tan x, 2 sin x माइनस 2x tan x, and plus 1 into 2x sin x and minus x square sin tan x। यही आएगा। अब इसको आप x से डिवाइड करोगे तो इसमें भी x होगा, ये वाला तो ऐसे 0 हो रहा है, तो यहां भी वही आ रहा है देखो। जानते हो तुम्हारा क्या गड़बड़ी हुई, मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ हुआ तुम्हारा। जब तुमने x से डिवाइड किया होगा ना तो तुम्हारा एक्सप्रेशन ये आया होगा, सभी लोग ध्यान से देखो। ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा, तो एफ एक्स अपॉन एक्स आएगा, यहाँ देखो ये आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, राइट, ये तो 0 को अप्रोच करेगा। फिर यहाँ माइनस माइनस 2 साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स, और प्लस 2 tan एक्स, 2x tan x, 2 tan x इंटू एक्स ऐसा, एंड प्लस 2 साइन एक्स एंड माइनस tan x, यही है कि कुछ और है रीत? यस सर। अब इसमें अगर x को 0 ले जाओगे तो ये क्वांटिटी 0 हो रही है, ये साइन 0 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो तुम्हारा कैसे -2 है, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे चेक करो। और बताओ इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, 46। हाँ बोलो बेटा, किसने पूछा था इसके बाद का क्वेश्चन में, एक सेकेंड। फोर्टी थ्री हो गया, 27 हो गया, 37 हो गया, 46 48, 46 और 48 देखो भाई सभी लोग। ये 46 है, द वैल्यू
value of theta belonging to minus pi to pi by 2 for which the solution of the system of equation this. इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा 46 क्वेश्चन में? The value of theta belonging to minus pi by 2 to pi by 2, दो इक्वेशन है जी, एक है x प्लस साइन थीटा y इक्वल टू 1 और एक है साइन थीटा x प्लस 4y इक्वल टू 2। ठीक है जी। थीटा के बारे में दिया हुआ है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 46, राइट। ये दिया हुआ है, सेटिस्फाई x इज ग्रेटर देन दिस, y इज लेस देन 2। अब इसमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट अवे एक्स वाई की वैल्यू ही तो निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो x क्या है, अगर मुझे x निकालना हो तो कैसे निकालें, बिकॉज दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं। y निकालना है तो क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या डिटर्मिनेंट मेथड से जाओ तो डेल्टा यहाँ पर क्या है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड डेल्टा 1 क्या है, तो डेल्टा 1 है 1 2 साइन थीटा 4, साइन थीटा एंड 4, यही आएगा ना, 1 2 यहाँ आ जाएगा, 1 2 साइन थीटा 4, तो आ जाएगा 4 माइनस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 2 साइन थीटा। और डेल्टा 2 क्या आएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा 1 साइन थीटा एंड 1 2, हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा। तो x क्या आ गया, x आ गया डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज 4 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज गिवन एज ग्रेटर देन 4/5। एक इनइक्वालिटी आ गई, और अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसको सॉल्व करने के लिए, क्या आएगा, 520 माइनस 10 साइन थीटा इज ग्रेटर देन 16 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इनइक्वालिटी से आपको साइन थीटा में एक फाइनल वैल्यू आएगी, वो क्या आ रही है वो देख लो, सब कुछ लेफ्ट में लाओ तो क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 साइन थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 साइन थीटा प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। 2 से डिवाइड कर दो तो एक्चुअली ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, इसको जरा फैक्टर कर लो, करो फटाफट अपने आप फैक्टर करो, हर सारा काम मेरे ऊपर मत छोड़ो, फैक्टर करो। 2 2 सा 4, तो इसको 4 प्लस 1 कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 एंड साइन थीटा माइनस 2, 2 साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब बेटा इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो सेकेंड टर्म है ये वाला, ये हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से एक कंडीशन आई, क्या आया बताओ, क्या है कंडीशन, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो आ गया साइन थीटा लेस देन हाफ। एक कंडीशन ये आ गई। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या है, y की वैल्यू, इन्होंने बोला कि y इज लेस देन इक्वल हाफ, जैसे x की वैल्यू 4/5 से बड़ी ली थी मैंने, ऐसे y ग्रेटर देन हाफ लो। y क्या आएगा,
y आएगा 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन थीटा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया y विच इज 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन हाफ और इक्वल टू हाफ। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4 माइनस 2 साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो 4 4 कैंसिल हो रहा है, सब कुछ इधर लाओ तो आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो साइन थीटा माइनस 2 तो हमेशा नेगेटिव है, तो इसलिए साइन थीटा लेस देन साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू 0। साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनल जो कंडीशन आई वहां पर हमने बोला कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, बोलो, ग्रेटर देन 0 आ गया और लेस देन हाफ। हाफ। यही है। लेस देन हाफ ग्रेटर देन 0। और अब बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू फॉर विच। तो बेटा इसमें तो अब कोई बात रह नहीं गई ना। साइन थीटा का ग्राफ देख लो, अब कहां पर देखना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंटरवल में। लुक एट द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। ये लो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, ऐसे ऐसा होता है ना साइन थीटा। ये माइनस पाई होता है, यहाँ माइनस पाई बाई टू होता है, ये 0 होता है, ये पाई बाई टू पर साइन थीटा 1 होता है, ये पाई होता है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मतलब सिर्फ मुझे ये वाला इंटरवल देखना है, इसके बियॉन्ड देखना ही नहीं। ओनली दिस मच ग्राफ इज वी आर कंसर्न अबाउट। वी आर कंसर्न अबाउट ओनली दिस मच ग्राफ। सबको समझ आ रही बात की नहीं? अब इस ग्राफ पे हमें चाहिए कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई टू कब है। तो इसका थीटा साइन थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई बाई टू से छोटी, मतलब ये वाला पोर्शन हमारे लिए यूजफुल है। 0 से हाफ, हाफ कब होता है? तो अगर ये 1 है, ये 1, हाफ यहाँ है, कब होता है हाफ? पाई बाई 6 पर। 30 डिग्री पर हाफ होता है साइन का वैल्यू, तो ये हो गई। तो ये हमारा मतलब ये सोल्यूशन सेट हो गया ये वाला। तो हमारा आया थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड टू पाई बाई 6 ओपन। तो थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू पाई बाई 6 ओपन। इसमें तो आंसर आंसर क्या दिया हुआ? डी। चेक करके बताओ आंसर क्या दिया हुआ। यस सर, डी है। तो ठीक है। और बोलो। 46 के बाद तुमने बोला 48। अब 48 क्यों बोला, मुझे थोड़ा समझ में नहीं। 48 रहने दो सर, वो नोट्स का ही है सर। हाँ क्लास में कराया हुआ है बेटा 48 क्वेश्चन। यस सर। और बोलो। और कोई नहीं, कोई डाउट नहीं है? तो ऐसा करिए 50 से लेकर के 54 जल्दी फिनिश करिए अभी तुरंत। 50th हो गया है सबका? 49 तो अभी जस्ट किया, उसी टाइप के क्वेश्चन है। 49, 50, 51 अप टू 54 कोई डाउट है कि नहीं? मतलब किया कि नहीं किया, मुझे ये बता दो। अप टू 48 हुआ है, ठीक है। ऐसा करिए तब 49 तो अभी जस्ट हो गया। आप ऐसा करो 50 से 54 सभी लोग करिए फटाफट जल्दी से क्वेश्चन। 50 टू 54 क्वेश्चन नंबर 50 से 54
टाइम दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 50 to 54, कितने क्वेश्चन है इसमें? 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके पास टाइम है 5 मिनट। चलो 10 मिनट, जल्दी करिए, क्विक। और जो बच्चे कर चुके होंगे वो आगे बढ़ेंगे असाइनमेंट लेवल 3 पर। फर्स्ट 10 क्वेश्चन, असाइनमेंट लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ये 1 to 10 के लिए आपके पास में 30 मिनट टाइम है ना। तो बिल्कुल बेटा टाइम आउट करके करो। चलो, जो अगर 54 तक कर चुके हैं तो ऐसा, नहीं तो ये पूरा सारा जो लोग मतलब कि नहीं किए हैं उनको 50 क्वेश्चन से 54 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन और ये 10, 15 क्वेश्चन के लिए उनके पास 35 मिनट है। ठीक है, तो एक तरह से मान लो कि 35 से 40 मिनट का टेस्ट है आपका। करिए, ये सारे क्वेश्चन करिए, 40 मिनट का टाइम है। ठीक है, साथ के साथ ये भी रखो कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और गलत होने पे -1 लगाओ। एंड अटेम्प्ट दिस टेस्ट क्विक, जल्दी से। फिफ्टियथ क्वेश्चन जैसे देखो, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैव यूनिक सोल्यूशन। तो ये तो बेटा बहुत ही सिंपल सा केस है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है? कोई भी सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन कब होता है? विशाल, विशाल, am I not audible? विशाल, दिशांत, यस सर। अपना वीडियो ऑन करो। सर वीडियो को ऑप्शन में दिखा नहीं रहा सर वो। ऐसा कैसे हो गया बेटा? नहीं सर, ऑन करने को नहीं वो। क्या मतलब अलाउ नहीं कर रहा तुमको? यस सर। अब देखो, अभी दिखा रहा? अब बताओ तुम। पहले तो जितनी भी कंसिस्टेंसी की जो क्राइटेरिया, अनम्यूट कर दो अपने आप को, माइक्रोफोन ऑन कर दो। यस सर। लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी की क्राइटेरिया सारी याद है बेटा? फटाफट बोलो, बताओ। सर सारी तो सर याद है।
सारी मतलब डिटर्मिनेंट मेथड बोलो। लीनियर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले सर याद नहीं है सर ढंग से। नहीं, ढंग से क्यों नहीं याद है भाई? अगर 3 लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? मतलब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हो रही क्या? सर वो जो याद है, जितना याद है तो। डिटर्मिनेंट्स, हाँ बोलो। सर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं सर वो अलग कर करके। कौन कौन से डिटर्मिनेंट निकालते हैं? डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले क्या निकालते हैं? सर डेल्टा निकालते हैं सर वो ए, जैसे A1 A2 उसको A3। कुछ नेम है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। यस सर। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं, डेल्टा। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट डेल्टा निकालते हैं। अभी आप ऑन ऑन करके रखना, अभी आप अनम्यूट भी मत करना, ठीक है? यस सर। आरव, हाँ Yes, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ क्या करते हैं? डेल्टा क्या होता है बेटा? कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट क्या होता है? सर कोफिशिएंट डिटरमिनेंट जैसे सर हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1 y प्लस c1 z, तो सर a1 b1 और c1 सर उसके अंदर सर उसके सारे कोफिशिएंट्स आ जाते हैं उसको। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख करके, और जैसे इसी ये जो 50th क्वेश्चन है, इसका कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट बोलो। सर इसका कोफिशिएंट डिटरमिनेंट है सर 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। 1 2 3 एंड 1 2 लैम्डा, वेरी गुड। और फिर डेल्टा 1 अगर निकालना हो तो यस हम सर। क्या करेंगे? सर इसके अंदर सर जो जैसे सर ये सर जैसे हमें इक्वेशन 1 के अंदर सर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 दे रखा है, फिर इक्वेशन 2 के अंदर इज इक्वल टू 10 दे रखा है, और उसके बाद फिर म्यू दे रखा है सर। फिर हम जो रो 1 है ना, कॉलम 1 है, उसको हम सर इनसे चेंज कर देंगे, इनसे रिप्लेस कर देंगे। गुड गुड। ये उसके बाद मिस्टर दिशांत, ये कितनी बार मैंने क्लास में बताया होगा? कम से कम 50 बार बताया होगा कि यस ये सर। ये x का कॉलम है, ये y का कॉलम है, ये z का कॉलम है। x के कॉलम को अगर कांस्टेंट 6 10 म्यू से रिप्लेस करोगे, 6 10 म्यू कांस्टेंट वाला जो राइट हैंड साइड है, तो और y और z का कॉलम वैसे ही रहने दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा 1। ऐसे डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे दिशांत, अब बताओ? सर कॉलम 2 को रिप्लेस कर देंगे सर। हाँ, कॉलम 2 को रिप्लेस कर देंगे। मतलब जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम, समझ में आई दिशांत? सर रिवाइज नहीं किया। नहीं बेटा, प्रॉब्लम ये है ना कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आराम से रिलैक्स्ड हो गए हो, क्योंकि +1 में चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट लग रही थी तो उस समय काम करना पड़ रहा था। +2 में आकर के अब बहुत आसान लग रहा है, डिटर्मिनेंट में तो कुछ खास है नहीं, तो तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और इस वजह से आप नुकसान में रहोगे। जब तक आपको रिजल्ट नहीं याद रहेंगे, अब आ जाएगा वन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जब तुम्हें यही नहीं पता है कि हमारा प्रोसीजर क्या है तो कैसे कर पाएंगे भाई? डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 ऐसे डेल्टा 3 में ये तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर दोगे। अब ये जो थियरम है क्रैमर्स का, क्या थियरम था कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा 2 क्या था, y इंटू डेल्टा, एक्स वाई इंटू डेल्टा 3 क्या था, z इंटू डेल्टा, राइट? अब कंसिस्टेंसी की क्राइटेरिया क्या होती थी कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो डिवाइड करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो नॉन यहाँ से आ यस। जाएगा यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन सोल्यूशन, सॉल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आएगा, क्योंकि x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी, z की एक वैल्यू आएगी, तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर डेल्टा 0 हो जाए तो यहाँ पर दो बातें होंगी। डेल्टा हाँ 1 इज क्योंकि इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल डेल्टा 3 इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि अगर डेल्टा 0 है तो RHS तो तीनों का 0 हो गया, तो LHS भी 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 वाले केस में ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यस सर। डेल्टा 0, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 अगर ये सारे 0 हो गए तब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और अगर इनमें से डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 इन तीनों में से एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू 0, तो नो सोल्यूशन।
इतना solution. सिंपल सा केस है यार। अब ये तुम बोलोगे मुझे याद नहीं है, तो फिर तो शर्म की बात नहीं है। बताओ, टॉक टू मी। Yes, sir. तो आप ऐसे मतलब कि मेरे को शर्मिंदा करेंगे? आगे से ऐसा होगा? No, sir. रिपीट करोगे ये बात फिर से मैं कभी तुमसे पूछूंगा तो फिर से ऐसे बोलोगे सर नहीं याद है? जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी, तुरंत प्रॉमिस करो। नहीं सर। Yes, sir. Promise. ठीक है, अब चलो इसको कर जाओ, फटाफट करो इसको। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा था? इसमें बोला था हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब हुआ डेल्टा, Delta is equal, not is equal to 0. डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। यूनिक सोल्यूशन का मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब डेल्टा निकालो और वहां से आंसर बताओ क्विक, जल्दी से। डेल्टा तो यहाँ है ही, डेल्टा की वैल्यू निकाल के बताओ। किसका इसका हो गया? जब इसमें डेल्टा निकालोगे, वैसे दो जीरो भी बना सकते हो बड़े आसानी से। R2 माइनस R1 कर दो, तो यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन, यहाँ टू। R3 माइनस R1 कर दो, तो यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन, और यहाँ लैम्डा माइनस वन। और फिर निकाल दो तो आएगा लैम्डा माइनस वन माइनस, तो लैम्डा माइनस वन माइनस टू, तो ये लैम्डा माइनस थ्री हो गया। डेल्टा लैम्डा माइनस थ्री है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए हमें फॉर यूनिक सोल्यूशन। फॉर यूनिक सोल्यूशन डेल्टा नॉट जीरो मतलब लैम्डा माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू थ्री। इसका मतलब लैम्डा कैन बी, लैम्डा थ्री नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो, क्योंकि अगर लैम्डा थ्री नहीं है तो डेल्टा नॉन जीरो होगा, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू थ्री। The value of lambda and mu can be anything. Lambda is not equal to 3 and mu can be anything. सर हम लैम्डा की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे ना कि सर जैसे इसमें अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर लैम्डा थ्री रखेंगे, अगर मान लिया लैम्डा की वैल्यू थ्री रखेंगे तो डेल्टा जीरो हो जाएगा। डेल्टा जीरो होने पे दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो नो सोल्यूशन आ जाएगा और या तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमें हमें नो सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू थ्री हो, लैम्डा नॉट इक्वल टू थ्री होना चाहिए। अब म्यू पर कोई कंडीशन नहीं है, तो म्यू कैन बी एनीथिंग। तो इसमें आंसर क्या दिया हुआ? इसका आंसर कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट जैसा लग रहा है, आंसर जरा चेक करके बता दो। यही दिया हुआ है सर, क्या? लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू बिलोंग्स टू रियल। म्यू बिलोंग्स टू रियल ना? यस सर। ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो इक्वल दिया हुआ है सर। नहीं, Lambda is equal to 3. उसको बेटा यहाँ पर ना, यहाँ पर नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा। ये पहला ऑप्शन नॉट इक्वल, अनइक्वल होना चाहिए यहाँ पर। आगे चलो, 50th का ए करेक्शन के बाद, ये सब में नॉट इक्वल है। यहाँ पर ये वाले को छोड़ करके बाकी सब में नॉट इक्वल है लैम्डा, ये म्यू है यहाँ पर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन 50। नेक्स्ट पे चलो।
51 किसका इसका हो गया? जरा मुझे फटाफट बताओ जिसका इसका 51 क्वेश्चन हो गया। आरव तुम्हारा हुआ? कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा, रीत? Yes, sir. Done. 51 हो गया? Yes, sir. और दिया तुम्हारा हो गया कि नहीं? ए बी लिखना है तुम्हें, ए बी। क्या आएगा ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव। प्लस, एक सेकेंड, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, ये तो क्लियर दिख रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, एंड साइन स्क्वायर फाइव कॉस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर फाइव कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव, यही चीज़ सेम आ जाएगी यहाँ पर तो वही आएगा। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, सॉरी। तो बेसिकली दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा, तो ये एलिमेंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये नल मैट्रिक्स है तो आपके पास क्या क्या कंडीशन आ रही है? एक तो आ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ये क्या हो गया? ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, ये जीरो हुआ।
इसी तरह से एक आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस वही सेम क्वांटिटी कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस फाई साइन फाई 0। और तीसरी कंडीशन ये 0। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन लो, सिंप्लीफाई करो, कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले लो, ये वाला इक्वेशन से आएगा कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन, क्या बचा? कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा माइनस फाई। यहाँ से साइन थीटा साइन फाई कॉमन ले लो, तो आएगा साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, तो ये भी आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई 0। तीसरे वाले में देखो तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन आएगा, क्या? कॉस थीटा कॉस फाई यहाँ तो बोला गया कि दीज टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी जे नल मैट्रिक्स। अगर ये नल मैट्रिक्स है तो एक तो क्लियर है कि कॉस थीटा माइनस फाई 0, तो थीटा माइनस फाई इज ऑड मल्टीपल पाई, ये तो है कि कॉस थीटा माइनस फाई 0। अगर ऐसा हुआ, ये 0 कॉस थीटा माइनस फाई पर ये दोनों 0 होंगे ना, तो थीटा माइनस फाइव इज ऑड मल्टीपल पाई बाई 2। तीसरा वाला भी कर लेना है इसको, वहाँ पर जाके ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि अगर कॉस थीटा 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा। कॉस फाई 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये साइन के 0 होने पर ये 0 होगा, ये नहीं 0 होगा, तो ये वाला है कॉमन सब में। थर्ड को भी इसी तरह से देख लेंगे। और क्या है? जो ये तीसरा वाला था ना, इसके इसमें भी कॉमन तो ले ही सकते थे ना। क्या कॉमन आता है वैसे? कॉस थीटा कॉमन है और साइन फाइव भी कॉमन है, कॉस थीटा साइन फाइव कॉमन है। तो क्या आता? कॉस थीटा साइन फाइव कॉमन लेकर कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस यहाँ भी साइन थीटा साइन फाइव, वही कॉस थीटा माइनस फाइव इसमें भी आता। तो कॉस थीटा माइनस फाइव 0 होने पर तीनों 0 हो जाएंगे।
50 सेकेंड तो पहले इस तरह का क्वेश्चन कर ही चुके हो आप। 53rd और 54th। वैसे आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, मैं समझ नहीं पा रहा। आप लोग इतने स्लो क्यों हो? क्यों रीत, Yes, sir. ऐसा क्यों हो रहा? क्या वाई यू पीपल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली? क्या टाइम नहीं मिल रहा करने के लिए? क्या इश्यू है? सर वो मैंने probability स्टार्ट कर दिया था, क्या क्या कर दिया था? टेक्सचुअल एक्सरसाइज probability। अरे बेटा, तो प्रोबेबिलिटी का टेक्सचुअल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, ये तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये टोटल कितने क्वेश्चन है? लेवल 1 लेवल 2 मिला के कितने क्वेश्चन है टोटल? 110 120 मान लो मैक्सिमम 120। 120 क्वेश्चन मतलब है कि अगर 30 क्वेश्चन एक सिटिंग में आप करो, टेस्ट कंडीशन में 1 घंटे बैठ जाओ, तो 1 घंटे की 4 सिटिंग लगानी थी आपको। उसके बाद नहीं होते जो, उसको अलग से बैठ के कर लेते, तो 4 ही घंटे का तो टास्क था ये। अभी जब आप एग्जाम टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट में 1 घंटे में कितने क्वेश्चन आपको देते हैं? 25 क्वेश्चन देते हैं कि नहीं देते हैं? तो 25 क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन क्या इससे आसान होते हैं क्या? तब तो आप 30 क्वेश्चन 1 घंटा या 1.5 घंटे का स्लॉट बना के बैठ जाओ, 30 क्वेश्चन लेकर के टेस्ट कंडीशन में कर लो, जो नहीं हुए उसको अलग से डिस्कस कर लो, अलग से थोड़ा सा एफर्ट डाल लो। ऐसा करके 4 सीटिंग देनी थी। अब आप ये बोलो कि तुम्हारे पास 4 सीटिंग नहीं मैनेज हो पा रही है, तो ये तो गलत बात है। मैथमेटिक्स के लिए डेली कितना टाइम दे रही हो रीत, तुम बताओ जरा। तो सर मैं मतलब डेली तीनों सब्जेक्ट्स नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं तो एवरेज टाइम पूछ रहा हूँ। वीक में कितना टाइम मैथ्स के लिए दे रहे हो ये बताओ। एक दिन में कितना टाइम देती हो सेल्फ स्टडी के लिए? सभी लोग वीक में 3 दिन मैथ्स कर, 3 दिन मैथ्स करते हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वीक में जिस दिन मैथ्स करते हो उस दिन कितना टाइम लगाते हो मैथ्स पर सेल्फ स्टडी में? अ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ तो होगा। 3 to 4। ओके, इसका मतलब है कि 3 to 4 मतलब 3.5 मान लेते हैं, और 3 दिन लगाते हो तो 3 3 या 9 9 10 10.5 11 घंटे वीक में दे रहे हो, ये मान सकते हैं। तो 11 घंटे में 1 घंटे में अगर 20 क्वेश्चन का एवरेज रखें तो 220 क्वेश्चन होने चाहिए। यस सर। मतलब 200 क्वेश्चन तुम्हारा हर वीक सॉल्व हो जाना चाहिए सेल्फ स्टडी में, 200 क्वेश्चन। तो अब तक तो बेटा हो जाना चाहिए था। एक वीक का ही स्टडी करते तो ये हो जाना चाहिए था। कहाँ से तुम्हारा हुआ ये देखो, इस पर बैठ के, ये बहुत सीरियस है। दिशांत तुम कितना समय दे रहे हो जी? वैसे आप 3 घंटे, अगर आप वीक में 12 घंटे के आसपास दे रहे हो एक सब्जेक्ट को तो चलेगा। 12 आवर्स सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जब मैं बोलता हूँ मतलब प्रैक्टिस पर सब्जेक्ट, ये फिजिक्स एंड सेम फॉर मैथ्स एंड सेम फॉर केमिस्ट्री। तो दिस इज गुड इनफ, इतने से भी मैनेज हो जाएगा आराम से। दिशांत तुम्हारे कितने घंटे है भाई? दिशांत, ये 2 घंटे क्या? अनम्यूट करके बोलो, बात करो।
यस सर। अगर तुम मैं मतलब डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो कि दो? सर डेली सर 2 सब्जेक्ट करता हूँ कुछ। डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कितने घंटे देते हो पर सब्जेक्ट को? मान लो किसी दिन आप मैथ्स एंड 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। नहीं ऐसे नहीं, 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स एग्जैक्ट बताओ कितना मैं लूँ? 2 घंटे लूँ या 3 घंटे लूँ या 2.5 लूँ? 3 ले लो सर। इसका मतलब है कि 3 दिन, 3 घंटे की 3 सिटिंग एक वीक में देते हो तुम हर सब्जेक्ट को, यही बोल रहे हो ना? यस सर। अगर अगर आप ये बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि 9 आवर्स अगर आप एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कम से कम 150 to 200 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं ये सोचना बहुत तुम्हारा काम है। ये इस पर सोचना पड़ेगा, तुम्हें विचार करना पड़ेगा कि अगर 9 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटे में अगर हम 15 क्वेश्चन भी मान के चलें तो 135 क्वेश्चन होता है। 1 घंटे में 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब हर वीक में 150 क्वेश्चन पर वीक, ये टारगेट तुम्हें रखना पड़ेगा। अब वो टारगेट अगर नहीं अचीव हो रहा है तो अपना आवर बढ़ाओ, चाहे जो करो, चाहे अपनी इफिशियंसी बढ़ाओ, अपना अटेंशन फोकस इंप्रूव करो, या तो टाइम ज़्यादा बढ़ाओ, लेकिन 150 क्वेश्चन हर वीक में सेल्फ स्टडी में करना है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तब जा करके अपने आप तुम्हारा सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा जो प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। और ऐसा लेता अब कितने घंटे तुम्हारे पास में, अगर काउंट करोगे ना तो सिर्फ घंटे बचे हुए हैं बेटा। आवर्स में काउंट हो जाएगा कि कितने आवर्स आपके पास बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आप इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे। तो अगर आप ये जो नंबर ऑफ आवर्स मुझे बता रहे हो ना, अगर ये दे रहे हो तो मुझे उसमें कुछ कमेंट नहीं करना है, मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन इतने घंटे का आउटपुट चाहिए बेटा, मुझे मुझे काउंट करने के लिए आवर्स नहीं चाहिए, मुझे ये 9 घंटे का आउटपुट चाहिए। 9 घंटे का आउटपुट मतलब है 150 क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो कैसे करोगे? यस सर। कैसे आएगा 150 क्वेश्चन? उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आप असाइनमेंट लेवल 1 लेके बैठे, असाइनमेंट लेवल 1 में 60 क्वेश्चन है, तो आपने ऐसे करना चाहिए 1 आवर 20 क्वेश्चन, ऐसे 1 घंटा लिया। जैसे तुमने बोला कि किसी दिन तुम पढ़ते हो तो 3 घंटे पढ़ते हो सब्जेक्ट को, तो 1 घंटा लगाया और 30 क्वेश्चन का टारगेट ले लिया, मान लो 30 क्वेश्चन का, या 25 ही ले लो, चलो 30 नहीं लेते हैं, 25 क्वेश्चन ले लो, ठीक है। या अगर 3 घंटे ले रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ इससे बेटर है, आइडियल ऐसा कर लो कि तुम 1.5 घंटे लगा दो। 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट टाइम लगाओ और 30 क्वेश्चन रखो, एकदम बिल्कुल रीजनेबल टारगेट 30 क्वेश्चन, ठीक है जी। अब ये 90 मिनट में 30 क्वेश्चन का टेस्ट दो, टेस्ट कंडीशन में। मान लो ये 90 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन किए और उसमें से सिर्फ 15 या 16 क्वेश्चन हुए, तो कितने रह गए? कितने क्वेश्चन गलत हुए या नहीं हुए? अरे बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं यार। 14 क्वेश्चन। यस सर 14 क्वेश्चन है। अब वे 14 क्वेश्चन नहीं हुए तो इस 14 क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? क्योंकि जब अगली आपने, सिटिंग में। हाँ, जब आपने 90 मिनट में 30 क्वेश्चन किया तो उस समय तो टेस्ट कंडीशन में किया, तो आपने किसी क्वेश्चन पर जो उलझने वाला था या जो टेढ़ा था उस पर टाइम नहीं लगाया। टेस्ट में जैसे छोड़ देते हैं ऐसे वहाँ भी छोड़ देंगे आप। और उसके बाद जो 14 क्वेश्चन ऐसे छूटे हुए हैं उसको दोबारा बैठो 1 घंटे और उनको सॉल्व करो। तो ओके सर। उसमें देखोगे तुम कि ये 14 क्वेश्चन में से जब 1 घंटे बैठोगे ना तो 5-6 क्वेश्चन और हो जाएंगे या 7 क्वेश्चन और हो जाएंगे। अब बचेंगे 6-7 क्वेश्चन, वो 7 क्वेश्चन तुम्हारे डाउट हो गए, उसको अगले दिन एक बार फिर से ट्राई कर लेना। ऐसे तो आपको 2 सिटिंग लगानी होती, असाइनमेंट लेवल 2 सिटिंग में खत्म हो जाता है।
उससे तुम्हारा एक्यूरेसी भी बनता, और तुम्हारा स्पीड भी बन जाएगा ग्रेजुअली। और दूसरी बात है, जब इस तरह से टेस्ट कंडीशन में करोगे ना, तो तुम्हें एक टेंशन होगी यार कि मैं अपने आप को टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बार रिवाइज तो कर लो, कॉन्सेप्ट सारा फटाफट फटाफट रिवाइज करके देख लिया, और उसके बाद टेस्ट कंडीशन बैठोगे तो आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन भी होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो मिस्टर दिशांत, या मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका स्पीड बन जाए, आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो जाए, आपका रीडिंग एबिलिटी भी फास्ट हो जाए, इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी जो है वो भी इम्प्रूव कर जाए, ये सारी बातों को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि ये जो असाइनमेंट लेवल 1 2 3 के क्वेश्चन है उनको टाइम आउट करो, टेस्ट कंडीशन में प्रैक्टिस के मोड में दो, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन देखो मिक्स्ड हैं। टेस्ट भी ऐसा ही आता है, टेस्ट जब आता है तो उसमें क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन नहीं होते, मिक्स्ड होते हैं। तो ये आइडियल है कि आप देखोगे तो 2 टेस्ट हर एक्सरसाइज से बन जाएगा। लेवल 1 से 2 टेस्ट बन जाएगा, लेवल 2 से 2 टेस्ट बन जाएगा, लेवल 3 से 2 टेस्ट बन जाएगा, या 3 टेस्ट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के 6 7 टेस्ट देने का आपको एक अपॉर्चुनिटी होता है। उसी तरह से उसी डिसिप्लिन से करोगे तो इम्प्रूवमेंट अलग लेवल का नजर आएगा, और नहीं तो अलग लेवल का नजर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दिया? यस सर। हाँ दिया, चलो क्वेश्चन करो फटाफट, करते रहो क्वेश्चन। दिया बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। माइक में प्रॉब्लम है, ओके। जो मैंने समझाया, जो बात मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो आप लोगों को ये फॉलो करना है, फॉलो होगा जो मैंने बताया, ये प्रैक्टिसेबल है, इसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है या नहीं? यस अगर लाया जा सकता है तो यस इसको सर। आप कमिटमेंट दे रहे हो मेरे को कि इसको आप फॉलो करोगे? यस सर। यस सर। यस सर। चलो वो तो जब आप फॉलो करोगे तो मुझे अपने आप दिखेगा। यस सर। नेक्स्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। अर्शिता? चलो क्वेश्चन करो, कहाँ कहाँ पर अड़े हुए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो अभी? ये अच्छा नहीं लगता ना कि जब आप ऐसे करते हो ना कि आपको सामने बिठा के जबरदस्ती कराया जाए, ये बच्चों वाली बात हो जाती है बेटा। अब चलो लेवल 2 वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप, इधर असाइनमेंट लेवल 3 पे जाओ जरा, तो देखें जरा आप टेस्ट कंडीशन में क्या करते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट लेवल 3 में जाइए, लेवल 3 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, 1 से लेके 10। ठीक है, आपको करना क्या है, अब मैं बिल्कुल काउंटडाउन है, देखो टाइम बिल्कुल मैं क्लियर दिखा रहा हूं, अभी इसमें 3:30 हो रहा है, 3:30 PM टू 4 PM, 4 भी नहीं, 3:50 PM। ये 20 मिनट में जरा करके दिखाओ तो देखिए क्या करते हैं आप। बिल्कुल टेस्ट कंडीशन में करना है आपको, जैसे एग्जाम दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम कंडीशन में करना है। एंड मेक इट क्विक, फास्ट करेंगे। मैं हर 2 मिनट में एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा।
पहला क्वेश्चन है 1101, ये मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा है 1201, 1301 एंड सो ऑन 1n01। बोल रहे हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। या वो भी नहीं बोला कि इफ द प्रोडक्ट इज 101 एंड 378 तो n क्या होगा। क्या आंसर आया। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो AX टाइप का मैट्रिक्स होता है 101x, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि AX इंटू AY इज इक्वल टू AX प्लस वाई। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे मैट्रिसेस को तो ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाता है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि जो AX है ये तुम्हारा ऐसा है I प्लस BX है, वेयर BX नील पोटेंट है, क्योंकि इसको आप 1001 प्लस 000x लिख सकते हैं। और फिर I प्लस BX और I प्लस BY का जो प्रोडक्ट है वो I इंटू आई आएगा, BX इंटू BY, BX इंटू BY नल हो जाएगा, प्लस BX प्लस BY आ जाएगा। तो ये तो नल हो गया, तो I प्लस BX प्लस BY, तो 1001 000x 00y0 तीनों को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा x प्लस वाई। मतलब ये वाला एलिमेंट ऐड होंगे, बस खत्म। तो आपको मिल गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल टू 378। बस इसी को ऐड करना है, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 378। तो n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 378 इंटू 2 इंटू 378। अभी क्या आएगा वो देख लो बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से n की वैल्यू 27 आ जाएगी। ठीक है, कर लिया होगा आपने। n इज इक्वल टू 27। पहला क्वेश्चन हो गया। देखो ऐसे दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट हैं x32 1y4 एंड 22z। और फिर बोला गया कि एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट दिया हुआ है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 60 दिया हुआ है, और 8x प्लस 4y प्लस 3z, 8x प्लस 4y प्लस ट्रिपल जेड की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है 20। तो a इंटू एडजॉइंट ए चाहिए, a इंटू एडजॉइंट ए। व्हाट इज a इंटू एडजॉइंट ए। a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, इट इज डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, क्लियर कट। तो डिटर्मिनेंट ए अगर आप निकालोगे तो ये का क्या आ जाएगा, तो सीधे एक्सपांड कर दो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड, एक्स टाइम्स वाई जेड माइनस 8 माइनस 3 टाइम्स जेड माइनस 8
प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 2y। इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा एक्स वाई जेड माइनस 8x माइनस 3z प्लस 24 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 4y। तो बेसिकली एक्स वाई जेड की जगह 60 रख दो एंड 4 28 में से 30 गया 25, नहीं 28 एंड माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा 8x प्लस 3z प्लस 4y जिसकी वैल्यू 20 दी हुई है। तो ये 60 प्लस 28 माइनस 20 ये 68 हो गया। 68 हो गया तो ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारी क्या 68 0 0 0 68 0 0 0 68। तो क्लियर दिख ही रहा है कि ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो सब प्रॉपर्टी बेस है, फटाफट निकलेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे जाइए। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि थोड़ा उलझाने वाला है तो फॉलो द रूल विच यू फॉलो इन योर टेस्ट। टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले राउंड में उलझने वाले क्वेश्चन के साथ में नहीं लगते हैं। तो अगर लगे कि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही या लग रहा है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको पहले राउंड में मत अटेम्प्ट करो, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समय निकाल के वापस आएंगे। थर्ड क्वेश्चन जिसका हो जाए इमीडिएटली लेट मी नो। अब देखो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो बताओ दिशांत, क्या किया तुमने थर्ड क्वेश्चन के लिए? अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यस सर। सर एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया था जिसके एलिमेंट ए बी और एक्स वाई ले लिए थे। इन्होंने बोला नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई अदर देन आई। तो आपने कुछ एज्यूम कर लिया। पहली बात तो देखो, बहुत बेस्ट तरीका तो ये है कि आप मान लो 2/2 की बात करो, एक 2/2 से ज़्यादा की बात कर सकते हैं, हम 2/2 की बात करें तो ऐसे केस में आप ये तो ये भी ले सकते हो ना कि x 0 0 का स्क्वायर आई है। अब जरूरी नहीं है, बट ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर ही आएगा। तो बिकॉज मुझे स्केलर मैट्रिक्स लाना है, आइडेंटिटी एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो मैंने एक स्केलर ही एज्यूम कर लिया। तो इससे हमारे पास आया कि एक्स स्क्वायर 0 0 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो आपका 4 मैट्रिसेस बन गए। एक तो बन गया 1 0 0 1, एक बन गया 1 0 0 माइनस 1, एक बन गया -1 0 0 1, एक बन गया -1 0 0 -1, है ना। तो ये 4 में ये वाला छोड़ करके ये और ये तीनों सोल्यूशन तो हैं ही, तो 3 तो सोल्यूशन मुझे क्लियर कट मिल गए। अभी मैंने दूसरे जो नॉन स्केलर हैं उनको मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया, तो मोर देन 2 तो क्लियर है। तो आंसर है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन इज मोर देन 2। तो डी ऑप्शन तो क्लियर ही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ किसका इसका हो गया था?
दिशांत तुम्हारा 4th हो गया था? हाँ, क्या किया बेटा, बोलो बताओ। सर पहले सर इनवर्स निकाल लिया सर इनका हाँ ठीक है। सर, जो फिर उनको सर डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में मैट्रिक्स को सर, जो फिर रो 1 का जो सर फर्स्ट एलिमेंट था सर उसको 14 के इक्वल रख के ठीक है। सर वहां से फिर इक्वेशन बन जाएगी सर एक, सर उसको सॉल्व करके सर जो ए के जो वो आएंगे सर वो -10/3 और एक 3, तो सर वहां से आ जाएगा आंसर। हाँ एक सेकंड, तुमने ये बोला कि इनवर्स लिखा ना, इसका इनवर्स तो क्लियर दिख रहा है कि इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइन करते हैं। तो एडजॉइन के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों को नेगेटिव कर देते हैं। तो तुम्हारे पास आया ए और ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 2a+1, ये दिस इंटू दूसरा वाला मैट्रिक्स ऐसे रहने दो, a-5 एंड b एंड 2a-2 एंड c इज इक्वल टू इसका 1/डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट 1/डेल्टा, डेल्टा उधर जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा वो तो आपको पता ही है, 2a² + a, 2a² + a -20, तो यहाँ लिख दिया 2a² + a -20 टाइम्स ये दूसरा वाला मैट्रिक्स है 14 d और E और F, यही था। अब ऑब्वियस सी बात है कि बोल रहे हैं क्या कि देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A इन द सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन दिस वेयर A B C D आर रियल नंबर्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए। तो अब इसका देखो तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो A इंटू A-5 एंड +5 इंटू 2a-2 इज इक्वल टू 14 टाइम्स 2a² + a-20, यही आया था दिशांत? यस सर। तो बेसिकली यहाँ पर देखो बेटा तो आएगा a² - 5a + 10a - 10 इज इक्वल टू 28a² + 14a एंड -280, तो बेसिकली 27a² और ये 5a यहाँ उधर गया तो 9a + 9a -270 -270 = 0। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3a² + 3 + a -30। यस सर। अब इसके बाद क्या किया, 10 9, तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, 3a² + 10a -9a -30 = 0। तो यहाँ से a कॉमन लिया तो 3a + 10 और -3 कॉमन लिया तो 3a + 10, तो यहाँ से आ गया 3a + 10 इंटू a -3 = 0। तो इसके बाद दोनों a की रूट जो है, एक आ गया तुम्हारा -10/3 और एक आ गया 3, तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट, तो आ गया 3 + 10/3 का मॉड 19/3, तो डी ऑप्शन आ गया, यही है सबका। यस सर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और 5वां क्वेश्चन करो, 5th हो गया किसी का। अब मैं देखो बेसिकली मैं क्यों ऐसा करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ रियलाइज करा रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देखो, ये लेवल 3 के सवाल कर रहे हो, ट्रिकी सवाल हैं, ठीक है, बट स्टिल अभी हार्डली 10 मिनट में 4 सवाल 5 सवाल हो रहे हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप जो है टाइम आउट करके कर रहे हो या लेथार्जिक तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हो। अगर आप टाइम आउट करके करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, कन्वेंशनल तरीके से करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा।
अभी 5th क्वेश्चन करो, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस A इंटू बी इंटू सी क्या हो रहा है? अगर आप इसमें देखें तो A और B का प्रोडक्ट क्या है, या BC क्या है? BC, इसी का Identity. प्रोडक्ट आइडेंटिटी। हाँ बेटा, BC क्या रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 माइनस 2 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 माइनस 8 इज 1, माइनस 12 प्लस 12 0, 6 माइनस 6 0 1, आइडेंटिटी है। इसका मतलब है कि आपको चाहिए ट्रेस ए प्लस बी सी, आइडेंटिटी है तो ट्रेस ए बाई 2, ट्रेस ऑफ ए बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 4 एंड सो ऑन। अब ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ए, तो यही ट्रेस ए कॉमन आ जाएगा और फिर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट हो गया। तो ये आ जाएगा ट्रेस ए इंटू ए जी पी, इन्फिनाइट जी पी 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ए, और ट्रेस ए क्या है? 3, 3 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल 6। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर तो ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगला इंटरेक्शन में, अब अगला इंटरेक्शन तो छोड़ो, उतना वेट भी नहीं कर सकते, बट फिर भी मंडे को अगर आपका इंटरेक्शन होगा तो ये पूरी लेवल 3 कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब लेवल 3 का एटलीस्ट सिंगल आंसर करेक्ट और मोर देन वन आंसर करेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। कैसे करना है मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। सिंगल आंसर करेक्ट में अगर देखो तो इन टोटलिटी टोटल 60 या 70 क्वेश्चंस हैं, रादर 75 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मोर देन वन आंसर करेक्ट उठाओगे तो उसमें भी अराउंड 50-60 क्वेश्चंस हैं, 60 वही, उसमें भी लगभग 70 क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करने हैं? 30-30 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 15 क्वेश्चन सिंगल आंसर करेक्ट, 15 क्वेश्चन मोर देन वन आंसर करेक्ट, ऐसा करके एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना लो और उस 30 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे का टाइम दो। 1.5 घंटे में 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर 1 घंटे उसकी एनालिसिस करेंगे या आधे घंटे में एनालाइज कर लेंगे, फिर 1.5 घंटे की एक सिटिंग देंगे 30 क्वेश्चन के, फिर आधे घंटे की एनालिसिस, फिर 1.5 घंटे की सिटिंग देंगे, फिर आधे घंटे की एनालिसिस, एक ही दिन नहीं, अलग अलग डेज पे। तो आपको 3 सिटिंग में हो जाएगा, 4 नहीं, 3 नहीं, 30 क्वेश्चन के आपको 4 सिटिंग करनी पड़ेगी। तो 3-4 सिटिंग लगाओ और इसको फिनिश करके रखो, कम से कम मोर देन वन आंसर करने तक, ठीक है। तो ये आप सबका कमिटमेंट है मेरे को। अगर आप कर लोगे तो बीच में भी मैं डाउट सेशन रख सकता हूं आपका सेव अलग से, और मुझे हर दिन क्लास के अंदर में बताओगे, अलग से मेरे को टेक्स्ट करके क्लास के अंदर या क्लास के बाद हर दिन, मतलब कि जिस दिन आप करोगे ना उस दिन मेरे को रिपोर्ट करोगे सारे के सारे। डन? ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं बेटा। टेक केयर और थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो फिर मुझे पीटीएम कॉल करनी पड़ेगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप बड़े हो गए हो कि आपको पेरेंट्स के सामने आपको डांट पड़े। तो आप समझदार बच्चे हो, अपने आप ही अपना करेक्टिव मेजर ले लो। ओके सर ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। थैंक यू सर बाय ओके बाय।